अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल आफरीदी साहब ने कल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर में लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पे आगाज करने का ऐलान कर दिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब एक तरह से स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं खैबर के इलाके में। ये वो इलाका है जहां पे सिक्योरिटी के खदशात का जिक्र किया जाता है, दीगर बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब सोहेल आफरीदी वहां पर गए तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। वहां पे लोग नारे लगा रहे थे कि डी चौक डी चौक। तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि जो 27 मार्च का हमारा लॉन्ग मार्च है उसका मैंने बाकायदा तौर पे यहां से आगाज कर दिया और यहां बाबे खैबर से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे, और ये एक तरह से उसका आगाज है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 20 लाख लोग लेके जाऊंगा इस्लामाबाद, और इमरान खान साहब को हमने इंसाफ दिलवाना है। हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है इसका बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने वहां पे खिताब करते हुए कहा कि हमने इस लॉन्ग मार्च का नाम बिलकिस्त लॉन्ग मार्च रखा है, जिसका मानी है इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि इसका हमने ये जो नाम है वो क्यों रखा। उनका कहना था कि इंशाल्लाह हमने अपने लीडर इमरान खान को इंसाफ के साथ रिहा करवाना है और मुल्क में इंसाफ कायम करना है। इस वजह से इस लॉन्ग मार्च का नाम हमने बिलकिस्त लॉन्ग मार्च रखा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहां पे खिताब करते हुए सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि आप सब ने मेरे साथ चलना है, और वहां पे नौजवान ये नारे भी लगाते रहे कि जनाब हम डी चौक जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकले, शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज्यादा आगे से, जिसे आप कह सकते हैं अवामी एंगेजमेंट आपको नजर आएगी। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये वो इलाका है जहां पे सिक्योरिटी के तहफुजात का जिक्र किया जाता है, सिक्योरिटी के हवाले से तहफुजात का जिक्र किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, वो पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, वो अपनी सियासी जमात की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो इस सियासी जमात को किस तरफ ले जाना चाहती है, किसके साथ जोड़ रही है, जो कुछ हुकूमती शख्सियात, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद एक सियासी जमात है जो खैबर के अंदर जाके इस किस्म का पॉलिटिकल शो कर सकती है, जो अंदरूने सिंध में जाके इस किस्म का पॉलिटिकल शो कर सकती है, जो अंदरूने बलोचिस्तान में जाके इस किस्म का पॉलिटिकल शो कर सकती है। पंजाब के अंदर उनकी जो सपोर्ट है वो सबके सामने है। तो एक वाहिद सियासी जमात है जिसकी सपोर्ट आपको पूरे मुल्क के अंदर नजर आती है। ऐसी सियासी जमात तो किसी भी मुल्क के लिए, उस मुल्क की मजबूती के लिए, वादानियत की मजबूती के लिए, वफाक की मजबूती के लिए तो यकीनन एक असासे के तौर पर ही देखी जाएगी। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसमें बैठी भी कुछ शख्सियात यकीनन बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार करती हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, और उन पे जिस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं वो भी हमारे सामने है। अब सोहेल आफरीदी ने अडयाला जाने का भी ऐलान किया है। आज सोहेल आफरीदी अडयाला जाएंगे। आज जो लिस्ट भेजी गई है अडयाला जेल हुकाम को, वो बड़ी तगड़ी किस्म की लिस्ट है। उसमें बताया गया है कि सोहेल आफरीदी आ रहा है, शाहिद खटक आ रहा है, मीना खान आफरीदी आ रहा है, शफी जान आ रहा है, शफकत अयाज आ रहा है, और अब्दुल सलीम आफरीदी आ रहा है। इन सब के नाम भेजे गए हैं कि आज ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती वो अलग बहस है, लेकिन इससे पहले भी सोहेल आफरीदी ये कह चुके हैं कि अगर हमारी जुमेरात को मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। अब जो हतमी कॉल है वो हतमी कॉल तो 27 तारीख की है और सारी तैयारी उसी के लिए की जा रही है। जो सोहेल आफरीदी ने भी एक तरह से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने लाखों लोगों को लेके जाना है इस्लामाबाद की तरफ, ये सोहेल आफरीदी का कहना है। अच्छा, इस वक्त जो वहां पे तैयारी की जा रही है वो बड़ी डिफरेंट है। पहले ये जिस किस्म का लॉन्ग मार्च करते रहे, इस दफा उस किस्म का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पहले ये होता था कि सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा आ जाते थे, अलीम आदिल शेख भी आ जाते थे, पंजाब से भी क़यादत आ जाती थी, बलोचिस्तान से भी क़यादत आ जाती थी। इस दफा ऐसा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा वाले खैबर पख्तूनख्वा से चलेंगे, सिंध वाले सिंध में एहतजाज करेंगे, हो सकता है कोई बलोचिस्तान चला जाए, पंजाब वाले पंजाब में एहतजाज करेंगे, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। जब कम से कम 1.5-2 लाख बंदा इनके साथ होगा उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आगे किस तरफ जाना है। ऑल्दो ये तो कह रहे हैं कि हम 20 लाख बंदा लेके आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के पास 3 लाख बंदा लेके भी आ गई तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये किस तरह आगे जाएंगे, लेकिन नारे तो लग रहे हैं
डी चौक के पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग एकदम से डी चौक पे जाएंगे, ये आराम आराम से जाएंगे। और बकौल इनके एक अपने लीडर के जो उनके अल्फाज थे, उनका ये कहना था कि इनको हम थका थका के मारेंगे। इस दफ़ा जो हमारी स्ट्रेटजी है वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। रिगार्डलेस उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इसमें अब कोई दो राय नहीं कि 27 तारीख के एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे बाबे खैबर से आगाज कर दिया। और जो मनाजर वहां से देखे गए कल, मेरे ख्याल में यकीनन उनको देख के जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर भी थोड़ी सी तो फिक्र यकीनन पैदा हुई होगी कि अगर इस तरह लोग साथ आ गए तो उनको संभालना, उनको टैकल करना इतना आसान नहीं होगा। करंट क्लाइमेट के अंदर जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी जो इन पर इल्ज़ाम लगा रही है, दीगर जो मामला हैं वो भी हमारे सामने। अच्छा, आज जिस तरह मैंने कहा कि खान साहब से मुलाकात का दिन है, जेल हुकाम को तो बता दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आज पंजाब की हुकूमत जेल हुकाम सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते। और अगर आज मुलाकात हो जाती है फिर तो सारी गेम ही तब्दील हो जाएगी। पता नहीं अंदर से खान साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुलाकात होगी। आज मुझे लगता है कि कोई 13-14% चांस है कि मुलाकात हो जाए। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस किस्म का माहौल बन रहा है, और खैबर से जो हमने मनाजर देखे और उसमें जो मुख्तलिफ लोग उनके साथ थे, जमात के लोग साथ थे, जिनके हवाले से इस तरह की खबरें भी आती रही कि उनसे कोई इख्तलाफ हो गया सोहेल अफरीदी का, उनको भी हमने साथ देखा। शफकत अयाज भी वहाँ पे था और भी शफी जान, दीगर जो उनके लोग हैं, मैंने देखा कि वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो यकीनन एक जिसे आप कह सकते हैं ना, बड़ी तहरीक का आगाज किया गया है सोहेल अफरीदी की जानिब से। और जो अवामी रिस्पॉन्स मिला वो वैसा ही है जिस दिन पहले दिन खान साहब ने सोहेल अफरीदी को नामजद किया था। आज भी सोहेल अफरीदी को वैसी अवामी सपोर्ट मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आज भी इमरान खान के वजीर आला है सोहेल अफरीदी साहब, तो जो खान साहब की सपोर्ट है वही सोहेल अफरीदी साहब को मिल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें ना, इस मुल्क के अंदर हालत क्या है। इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि वफाकी वजीर जो सेहत के हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने कल बताया कि रोजाना इस मुल्क में 1300 बच्चा गजाई किल्लत की वजह से फौत हो जाता है। 1300 बच्चा रोजाना इस मुल्क में गजाई कमी के बायस जाँ बाक हो रहा है, मर रहा है। 1300 बच्चा रोजाना की बुनियाद के ऊपर। तो ये वो सिस्टम है जिसको बचाने की बात होती है, जिसे कहा जाता है कि भाई इसको कोलैप्स ना कहो, ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। क्या एक जबरदस्त सिस्टम ऐसा होता है जिसमें 1300 बच्चे रोज सिर्फ इसलिए फौत हो जाएं क्योंकि उनको मुनासिब खुराक नहीं मिल रही? और आप हुक्मरानों के लाइफस्टाइल देखें, उनके बैग देखें, उनके जहाज देखें, उनके दौरे देखें, उनके कपड़े देखें, उनके डिजाइनर जूते देखें, उनकी घड़ियां देखें। क्या किसी भी मुल्क में ऐसे हुक्मरान हो सकते हैं जिस मुल्क के अंदर 1300 बच्चा रोज खुराक की वजह से मर रहा हो? देखे ना, ये खानदान का जिस तरह बड़ा होता है, हुक्मरानों का वो किरदार होता है। ये हो सकता है कि आपके घर में आपके बच्चे भूख से मर रहे हों और आप लाखों रुपए के बैग उठा के फिर रहे हो, आप लाखों रुपए की घड़ियां पहन के फिर रहे हो, आप लाखों रुपए के जूते पहन के फिर रहे हो, आप अरबों रुपए के जहाज में फिर रहे हो, आप जो है करोड़ों रुपए इश्तिहारात पे लगा दें। क्या कोई अफोर्ड कर सकता है कि जिस खानदान के अंदर बच्चे भूख से मर रहे हो, क्या उस खानदान का सरबराह ऐसे पैसे खर्च कर सकता है? हमें तो एक एक रुपया सोच के खर्च करना है। लेकिन आप देख लें, लगता ऐसे है कि शायद हुक्मरानों का और अवाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में जो कर्जे हैं, बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान उनमें तकरीबन 75% इजाफा हुआ है। 80,000 अरब से ज्यादा हम पे कर्जा चढ़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे खर्चे हैं, जो शाही खर्चे हैं, वो आपके सामने, हुक्मरानों का लाइफस्टाइल आपके सामने है। बड़े बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे पैसा खर्च किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ये आए किस नारे के साथ थे, किन वादों के साथ थे, वो आपको भी याद होगा कि भाई बेहतरी ले आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये ट्वीट की हुई है शाहजेब खानजादा ने, और उन्हीं के प्रोग्राम का ये क्लिप है जो 8 अक्टूबर 2022 का है। और उसमें इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हफ्तों में नहीं, दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और इससे महंगाई में भी कमी होगी। ये 2022 में कह रहे हैं कि जी दिनों के अंदर डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा और महंगाई में कमी होगी। इस वक्त डॉलर की क्या कीमत है और उस वक्त जो महंगाई की हालत थी और इस वक्त महंगाई की क्या हालत है? इन्होंने डॉलर लेके आने थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, इन्होंने मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना था। गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान क्या हुआ? 3-4 सालों के दौरान यह हुआ कि आपके मुल्क में रोजाना 1300 बच्चा भूख से मर रहा है, खुराक की कमी की वजह से मर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई और सहाफी नहीं कह रहा, ये मुल्क का वजीर सेहत कह रहा है, मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे हैं।
دوسری جانب ملک کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اور کولیپس کیوں نہ کہا جائے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے؟ کیا یہ عام بندے کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ کیا نیچے تک عام بندے کے پاس اختیارات ہیں؟ اور جو سلوک ہوتا ہے عام بندے کے ساتھ کسی بھی دفتر میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے جب یہ کہا جائے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. عوام کو تو 70 سالوں سے نظر آ رہا ہے، حکمرانوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے لیے تو یہ سسٹم بہترین ڈیلیور کر رہا ہے. ان کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے. انہوں نے تو آنے والے جو عہدے ہیں اپنے بچوں کے، اس حوالے سے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے کہ بھائی آگے کس بچے کو کیا عہدہ دینا ہے. اس حالت کے اندر جہاں پہ ملک کے قرضوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے، 1300 بچہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ملک میں خوراک کی کمی کی وجہ سے مر رہا ہے، یہ وزیر صحت کہتے ہیں. اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس سارے ماحول کے اندر ہو رہا کیا ہے کہ پچھلے دنوں حکمران جماعت کی لیڈرشپ کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک آفس دے دیا جائے گا 6 فلور پر. یہ پرائورٹیز ہیں. بس اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے. عوام کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی بہتری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بڑا کوشچن تو یہ ہے. اچھا، پہلے تو ڈالر نیچے لانے کی باتیں ہوتی تھیں اور ڈالر کی انویسٹمنٹ آنے کی بات ہوتی تھی، آن لائن انویسٹمنٹ کی بات ہوتی تھی. اب یہ ایک ویڈیو کلپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے جس کو فواد چودھری صاحب نے بھی شیئر کیا، اور اس کلپ کے اندر بنیادی طور پہ وہ آن لائن نذرانہ اور دیگیں چڑھانے کی بات کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی کھڑے ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ حاسدین کا پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے، لیکن 2 طاقتور ترین وزراء نے ان حاسدین کو منہ توڑ جواب دیا ہے. الحمدللہ اب دیگیں، چادریں اور نذرانے آن لائن ہوں گے. یہ چھوٹا سا کلپ بھی آپ سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور ان بزرگان دین محسن نقوی صاحب سے یہ کام لیا ہے. میں اس حوالے سے دل کے گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آج سے ہم نے آن لائن نذرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر، وہ آن لائن دیگ بھی دے سکتا ہے، چادر بھی چڑھا سکتا ہے. جی، آپ نے سنا کہ اب یہ ساری سہولت جو ہے آن لائن میسر ہوگی. تو یقیناً یہ بھی ترقی کی جانب جو ہے ایک امپورٹنٹ قدم ہے. اور یہ میرے خیال میں کلپ کچھ عرصہ پرانا ہے لیکن اب دوبارہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے اور فواد چودھری صاحب نے بھی شیئر کیا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. اور اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو آپ بھی آن لائن جو ہے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا جی، شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی ترقی کی آپ کو پتہ ہے اکثر موازنہ کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی والے پنجاب پہ آج کل تنقید کر رہے ہیں، جو پنجاب کی حکمران جماعت ہے نون لیگ، وہ مسلسل پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتی ہے. شبر زیدی صاحب نے عامر ضیاء صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرکوں میں بھر کے فقیر آتے ہیں پنجاب سے سندھ میں مانگنے کے لیے، کراچی میں مانگنے کے لیے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چلو میرے ساتھ میں تمہیں بھی دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بھی تمہیں پتا ہے، تم خود کراچی کو تم بتاؤ، کراچی کے اندر جو سارے خسرے ہیں وہ بھی لاہور سے آتے ہیں یہاں پہ مانگنے کے لیے. یہ شبر زیدی صاحب نے پوڈ کاسٹ میں کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ حالت ہے کہ بھائی پنجاب سے تو لوگ ادھر مانگنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں بڑی ترقی ہو گئی ہے. پر اینی وے پاکستان سارا ہے، سارے ہر پاکستانی کا ہے، تو آپ کہیں پہ بھی جا کے مانگ سکتے ہیں. اگر حکمران پوری دنیا میں جا کے مانگ سکتے ہیں تو پاکستانی بھی کسی بھی شہر میں جا کے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے مانگ سکتے ہیں. حکمران تو اوبیسلی ملک کے بہتر فائدے کے لیے، مفاد کے لیے، ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے جا کے مانگتے ہیں، یعنی انویسٹمنٹ مانگتے ہیں، دیگر چیزیں مانگتے ہیں. میرے خدا نخواستہ کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ کسی کی تصدیق ہو، لیکن پوری دنیا سے قرضے تو ہم نے لیے ہیں. حکمران کبھی یہاں سے مانگتے ہیں، کبھی وہاں سے مانگتے ہیں. اس نے مفت پٹرول دے دیا، اس نے قرضہ جناب ڈیفر کر دیا، اس نے یہ کر دیا. یہی ہم سنتے آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے تھے، اب جو ہے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. اور وہ جو ترقی کا سفر ہمیں بتایا جاتا تھا پی ٹی وی کے 9 بجے کے خبر نامے میں، ہمیں بتایا جاتا تھا 5 سالہ ترقی کا منصوبہ، وہ ہم سنتے ہوتے تھے. ابھی تک ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے. پھر اچانک جو ہے انقلاب آیا ہماری زندگیوں میں اور پی ٹی وی 2 آ گیا، ٹریکٹر کی دیکھ بھال اور صفائی. اور جب تک ہم پی ٹی وی دیکھتے رہے، یقین کیجئے جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ہم تو کوئی سوئٹزرلینڈ سے بھی آ گئے ہیں. یہ تو جو ہے ہوا یہ کہ پھر پرویز مشرف صاحب آ گئے اور انہوں نے میڈیا کو آزاد کر دیا، نئے چینلز آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا اور دیگر آگے پیچھے سے چیزیں جو ہے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گئیں. لیکن جب تک وہ پی ٹی وی تھا ہم بڑے سکون میں تھے. ہم سمجھتے تھے کہ جناب بس اگلے 5 سالوں میں ملک کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن کتنے سال گزر گئے
حکمرانوں کی تقدیر تو میرے خیال میں اس میں تو تھوڑی بہت تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے، ان کا مستقبل تو پہلے سے زیادہ اس وقت درخشاں اور روشن نظر آتا ہے، لیکن عام پاکستانی کی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔